नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मॉर्निंग सेशन के डे 10 में। दोस्तों, मॉर्निंग सेशन के डे 10 का फर्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। ए है चोल, बी है चेर, सी है पल्लव और डी है राष्ट्रकूट। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा चोल। चोल राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। देखिए, चोल राजाओं ने एक विशाल सेना संगठित किया। देखिए, इसके पास अश्व, गज एवं पैदल सैनिकों के साथ साथ अत्यंत शक्तिशाली नौसैनिक भी हुआ करता था। देखिए, राजराज प्रथम ने एक अस्थायी तथा विशाल नौसेना का गठन किया था। किसने? राजराज प्रथम ने एक अस्थायी एवं विशाल नौसेना का गठन किया था। तो दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए विख्यात था? तो याद रखिएगा, चोल राजवंश। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने। प्रश्न संख्या 2 है कि चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन हुआ था? ए है विक्रमादित्य, बी है मंगलेश, सी है पुलकेशिन द्वितीय और डी है पुलकेशिन प्रथम। तो चालुक्य वंश का सबसे महान शासक पुलकेशिन द्वितीय हुआ था। ठीक है, इसका राइट आंसर सी होगा, पुलकेशिन द्वितीय। यह चालुक्य वंश का सबसे महान शासक था। याद रखिएगा कि पुलकेशिन जो द्वितीय था, यह चालुक्य वंश के शासकों में सर्वाधिक योग्य तथा शक्तिशाली हुआ करता था। देखिए, इसकी उपलब्धि का वर्णन एहोल अभिलेख से प्राप्त होता है और इसी एहोल अभिलेख में कालिदास का वर्णन भी मिलता है। एहोल अभिलेख से कालिदास का वर्णन मिलता है, आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, देखिए, चालुक्य वंश की जो राजधानी थी वातापी हुआ करती थी और इसके संस्थापक, चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? पुलकेशिन प्रथम हुआ करता था और पुलकेशिन द्वितीय यह चालुक्य वंश का सबसे महान शासक हुआ था। देखिए, चालुक्य वंश, याद रखिएगा, यह महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान करता था। ठीक है, चालुक्य वंश के शासकों ने महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किया था, जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्यों में नहीं हुआ है। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? ए है कदम, बी है चेर, सी है चोल और डी है पांड्य। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए कदम। ठीक है, कदम जो था इसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। आप याद रखिएगा कि संगम साहित्य में केवल चोल, चेर तथा पांड्य राजाओं के बारे में विवरण प्राप्त होता है। ठीक है, तो संगम साहित्य से कौन कौन से राजाओं के बारे में विवरण प्राप्त होता है? तो जरूर याद रखिएगा, चोल, चेर एवं पांड्य राजाओं के बारे में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि विक्रम एवं शक संवतों में कितना वर्ष का अंतर है। विक्रम एवं शक संवतों में कितना वर्ष का अंतर है? तो ऑप्शन ए है 57 वर्ष का, बी है 58 वर्ष का, सी है 135 वर्ष का और डी है 320 वर्ष का। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? आप जानते हैं कि 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी। और शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो आप जानते हैं कि 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत हुई थी। तो इन दोनों के बीच का अंतर क्या है? तो आप अगर सीधा सीधी 78 में से 57 माइनस करके आंसर देने की कोशिश करिएगा तो ये गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, देखिए बीसी है, ठीक है, यानी ईस्वी से पहले का है। ठीक है, और ये है आपका ईस्वी के बाद का। जैसे आप मान लीजिए ये आपका 0 है, ये निर्देशांक 0 है और इधर आपका माइनस रहता है बाएं में। ठीक है, बाएं साइड माइनस चलता है और इधर आपका प्लस चलता है। ठीक है, तो अगर हम आपसे पूछे कि -3 और 3 के बीच का अंतर कितना है, तो आप क्या कहोगे? 1, 2, 3, 4, 5 और 6 का अंतर है। ठीक है, -3 और +3 के बीच का अंतर कितना है? आपका 6 का अंतर है। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो 57 बीसी है, ये आपका 0 से इस साइड का 57 बीसी है और इधर ये आपका कितना ईस्वी 78 ईस्वी है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो गैप होगा, इन दोनों को ऐड करने से हमें प्राप्त होगा। ठीक है, यानी 78 + 57 करना होगा आपको। ठीक है, तो दोनों को जब ऐड करिएगा तो कितना निकल के आएगा? आपका 135 वर्ष निकल के आएगा। इस चीज़ को आप समझिए, ये आपका बीसी है, यानी ये मान लीजिए आपका ईस्वी यहाँ से शुरू होता है तो ईस्वी से पहले का है 57। ठीक है, और ये है आपका 78 ईस्वी के बाद। ठीक है, तो याद रखिएगा दोनों को ऐड करना रहेगा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 135 वर्ष। ठीक है, याद रहेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से आप जरूर याद रखिएगा कि विक्रम संवत की शुरुआत 57 बीसी में हुआ था और शक संवत की शुरुआत आपका 78 ईस्वी में हुआ था। शक संवत भारत सरकार के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है और ये कनिष्क के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा? कुषाण शासक कनिष्क के द्वारा शुरू किया गया था, जरूर याद रखिएगा। ठीक है, विक्रम संवत के बारे में कहीं कहीं पे आपको 58 बीसी भी लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर आपका 57 बीसी मान्य है और यही आपको ज़्यादातर लिखा हुआ भी मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। प्रश्न संख्या 5 है कि जीविका पार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था?
जीविका पार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? ए है आचार्य, बी है अधर्वयु, सी है उपाध्याय और डी है पुरोहित। तो वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक याद रखिएगा उपाध्याय कहलाते थे। क्या कहलाते थे? उपाध्याय कहलाते थे। देखिए वेदों की कुल संख्या 4 है, वेदों की कुल संख्या 4 है और वेदांग कुल कितने हैं? 6 हैं। ठीक है, याद रखिएगा जो उपाध्याय हुआ करते थे, ठीक है, उपाध्याय यह वैदिक काल में, किस काल में? वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले जो अध्यापक होते थे उन्हीं को उपाध्याय कहा जाता था। देखिए आचार्य के बारे में आप याद रखिएगा कि गुरुकुल की स्थापना करके आचार्य जो थे ये गुरुकुल की स्थापना करके अपने शिष्यों को पढ़ाते थे और इनसे कोई भी फीस नहीं लेते थे। लेकिन अगर शिष्य की मर्जी होती थी, ठीक है, तो शिष्य के द्वारा दी गई दक्षिणा को ये मना भी नहीं करते थे, उसे स्वीकार कर लेते थे। ठीक है, तो दक्षिणा के रूप में जो भी इनको मिलता था उसे ये स्वीकार करते थे, लेकिन कोई एक फीस नहीं बांधे हुए थे कि किसी भी शिष्य के लिए कि आपको इतना ही देना पड़ेगा। अभी आजकल के आप गुरु को देख लीजिए, सबका ऑफर चलता है, हाँ, कि दिवाली ऑफर, ये ऑफर, वो ऑफर, मतलब गुरु परंपरा ही अब खत्म हो चुका है। ठीक है, देखिए होत्री, याद रखिएगा होत्री, ऋग्वेद में ऋचाओं को जो पढ़ने वाले ऋषि होते हैं ना उन्हीं को होत्री कहा जाता है। होत्री जो है ये ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है। उद्रात्री, उद्रात्री सामवेद के अध्ययन करने वाले जो ऋषि होते हैं उनको उद्रात्री कहा जाता है। ठीक है, आप जानते हैं कि सामवेद को संगीत का जनक भी माना जाता है। यजुर्वेद के जो पाठक होते हैं उनको अधर्वयु कहा जाता है, यजुर्वेद के पाठक को अधर्वयु कहा जाता है। आप ये तीनों जरूर याद रखिएगा, होत्री ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि, उद्रात्री सामवेद का अध्ययन करने वाला और अधर्वयु यजुर्वेद के पाठककर्ता को। वेद 4 हैं, आप जानते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन है और अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है। आप जानते हैं कि अथर्ववेद में ही जादू टोना वशीकरण इन सब का वर्णन मिलता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था? निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था? ए है अधम खां, बी है बैरम खां, सी है बाज बहादुर और डी है पीर मोहम्मद खां। तो अकबर ने स्वयं किसे मारा था? तो याद रखिएगा अधम खां को अकबर ने स्वयं मारा था। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा आपका। याद रखिएगा कि अधम खां जो था ये माहम अनगा के पुत्र था। ठीक है, अधम खां कौन था? ये माहम अनगा का पुत्र हुआ करता था। देखिए माहम अनगा के पुत्र अधम खां को अकबर ने स्वयं मारा था क्योंकि इसने अकबर के प्रधानमंत्री अतक खां की हत्या की थी। ठीक है, तो अतक खां की हत्या किया था अधम खां, जिस वजह से अकबर ने इसे स्वयं मारा था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7 है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया से भेंट करने से इनकार कर दिया था? निम्नलिखित में से किस सुल्तान से, ठीक है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? निजामुद्दीन औलिया भेंट करना नहीं चाहा था, नहीं पसंद किया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन है, ए है जलालुद्दीन खिलजी, बी है अलाउद्दीन खिलजी, सी है गयासुद्दीन तुगलक और डी है मोहम्मद बिन तुगलक। तो किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया भेंट करने से मना किया था? तो इसका राइट आंसर बी होगा, अलाउद्दीन खिलजी से। अलाउद्दीन खिलजी से मुलाकात करने में निजामुद्दीन औलिया ने दिलचस्पी नहीं दिखाई थी और साफ साफ मना कर दिया था। ठीक है, याद रखिएगा कि निजामुद्दीन औलिया इनको महबूब ए इलाही कहा जाता है। निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही के नाम से भी जानते हैं और निजामुद्दीन औलिया यह 7 से अधिक सुल्तानों के राज्य को देखा था। ठीक है, 7 से अधिक सुल्तानों के राज्य को इसने देखा था। देखिए 7 से अधिक सुल्तानों का राज्य देखने वाला अमीर खुसरो भी हुआ था। ठीक है, लेकिन निजामुद्दीन औलिया इंपॉर्टेंट है, आप जरूर याद रखिएगा। देखिए निजामुद्दीन औलिया यह कभी भी, भले ही 7 से अधिक सुल्तानों का ये राज्य देखा था, लेकिन यह कभी भी किसी सुल्तान के दरबार में नहीं गया। ठीक है, जब अलाउद्दीन ने उनसे मिलने की आज्ञा मांगी तो इन्होंने जवाब दिया। ठीक है, जब अलाउद्दीन की इच्छा हुई कि हम निजामुद्दीन औलिया से मिले तो निजामुद्दीन औलिया का जवाब था कि मेरे मकान के 2 दरवाजे हैं, मेरे मकान के 2 दरवाजे हैं, यदि सुल्तान एक के द्वारा आएगा तो मैं दूसरे के द्वारा बाहर चला जाऊंगा। ठीक है, क्या समझ सकते हैं कि निजामुद्दीन औलिया का क्या औरा रहा होगा? देखिए एक सुल्तान को साफ मना कर रहा है। ठीक है, एक सुल्तान को साफ मना कर रहा है कि मेरे मकान के 2 दरवाजे हैं। ठीक है, यदि आप एक दरवाजे से प्रवेश करिएगा तो मैं दूसरे दरवाजे से बाहर चला जाऊंगा। ठीक है, समझ सकते हैं। तो निजामुद्दीन औलिया ने अलाउद्दीन खिलजी से भेंट करने से साफ मना कर दिया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किसने किया था? संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किसने किया था? ए है आदिल शाह, बी है अमीर खुसरो, सी है तानसेन और डी है बैजू बावड़ा। तो तबला का प्रचलन करने वाला कौन था? याद रखिएगा अमीर खुसरो था। ठीक है,
याद रखिएगा कि अमीर खुसरो यह एक कवि, इतिहासकार और संगीतज्ञ तीनों था। यह एकमात्र कवि नहीं था, यह कवि भी था, इतिहासकार भी था और एक संगीतज्ञ भी हुआ करता था। देखिए, इसे भारत का तोता यानी तूतिए हिंद कहा जाता है। देखिए, इसका पूरा नाम अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो हुआ करता था। देखिए, इसने तबला एवं सितार का आविष्कार किया था। आप जानते हैं कि सितार यह बीना और तंबुरा का मिश्रण है। बीना और तंबुरा का मिश्रण है आपका सितार। आप जानते हैं कि बीना हिंदू वाद्य यंत्र है, जबकि तंबुरा जो है ये मुस्लिम वाद्य यंत्र है। तो सितार को हिंदू और मुस्लिम वाद्य यंत्रों का मिश्रण माना जाता है। ठीक है, देखिए इसकी रचना, अमीर खुसरो की रचना है खजाइन उल फतूह। अमीर खुसरो की रचना का क्या नाम है आपका? खजाइन उल फतूह नाम है। देखिए, इसने सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली का इसे जन्मदाता माना जाता है। अमीर खुसरो को सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता माना जाता है। और अमीर खुसरो यह अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि भी हुआ करता था और यह निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। आप जरूर याद रखिएगा, यही निजामुद्दीन औलिया है जिसने अलाउद्दीन खिलजी से मिलने से मना कर दिया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने कि मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी? मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी? ए है अकबर, बी है जहांगीर, सी है शाहजहां और डी है औरंगजेब। तो याद रखिएगा, जो चित्तौड़ की संधि हुई थी ये जहांगीर के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी। देखिए, 1615 ईस्वी में राणा अमर सिंह तथा मुगल बादशाह जहांगीर के मध्य चित्तौड़ की संधि हुई थी। इसमें राणा ने मुगल बादशाह की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। ठीक है, कब हुआ था चित्तौड़ की संधि? 1615 ईस्वी में राणा अमर सिंह तथा मुगल बादशाह जहांगीर के मध्य हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। और जहांगीर और बाबर दो ऐसे मुगल बादशाह हुए थे जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है। ठीक है, जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने कि मुगल कालीन ग्रंथ मासिर ए आलमगिरी की रचना किसने की थी? मुगल कालीन ग्रंथ मासिर ए आलमगिरी किसकी रचना है? ए है साकी मुस्तैद खां, बी है हातिम खां, सी है काजिम सिराजी और डी है खफी खां। तो मासिर ए आलमगिरी किसकी रचना है? तो याद रखिएगा, साकी मुस्तैद खां की रचना है। देखिए, याद रखिएगा कि मुगल कालीन ग्रंथ मासिर ए आलमगिरी की रचना साकी मुस्तैद खां ने की थी। देखिए, फारसी भाषा में लिखित इस ग्रंथ से औरंगजेब के शासनकाल का विवरण प्राप्त होता है। ठीक है, तो जो मासिर ए आलमगिरी है इससे औरंगजेब के शासनकाल का विवरण प्राप्त होता है और इसके रचयिता कौन है? साकी मुस्तैद खां है। ठीक है, आप जानते हैं कि औरंगजेब को आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने कि भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सी थी? भारतीयों द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सी थी? ए है हिंदू पैट्रियाट, बी है दी हिंदू, सी है यंग इंडिया और डी है मराठा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिंदू पैट्रियाट। पैट्रियाट या भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र हुआ करता था। आप जानते हैं कि नाम मराठा था, मराठा नाम था, लेकिन ये किस में प्रकाशित होता था? इंग्लिश में। और इसका संपादन कौन करते थे? बाल गंगाधर तिलक करते थे। आप जरूर याद रखिएगा। देखिए, हिंदू पैट्रियाट यह अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र था जिसका संपादन भारतीयों के द्वारा किया गया था। ठीक है, देखिए इसका प्रकाशन 1853 ईस्वी में हुआ था। देखिए, प्रथम संपादक गिरीश चंद्र घोष, इसके प्रथम संपादक कौन हुए थे? गिरीश चंद्र घोष हुए थे, जिन्होंने इस पत्र का संपादन, इस पत्रिका का या समाचार पत्र का संपादन 1853 से 55 ईस्वी तक किया था। बाद में हरीश चंद्र मुखर्जी एवं कृष्णोपाल दास भी इसके संपादक रहे थे। ठीक है, तो कभी कभी ऑप्शन में आपको हरीश चंद्र मुखर्जी भी देखने को मिलता है। ठीक है, वैसे ज्यादातर आपके सामने रहेगा गिरीश चंद्र घोष ही। अगर ऑप्शन में बाय द वे गिरीश चंद्र घोष ना रहे तो आपको ऑप्शन में हरीश चंद्र मुखर्जी अगर मिलेगा तो आप इसको टिक लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि इनमें से 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े कौन थे? इनमें से कौन 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े थे? ए है स्वामी विद्यानंद, बी है स्वामी सहजानंद, सी है बाबा रामानंद और डी है सरदार पटेल। तो 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ने वाले कौन थे? तो इसका राइट आंसर बी होगा, स्वामी सहजानंद थे। कौन थे? स्वामी सहजानंद थे। याद रखिएगा, स्वामी सहजानंद ये बिहार किसान सभा, इन्होंने बिहार किसान सभा का गठन किया था। देखिए, अप्रैल 1936 में लखनऊ में संपन्न प्रथम अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का अध्यक्ष इन्हीं को चुना गया था। ठीक है, तो अप्रैल 1936 में जो लखनऊ में संपन्न हुआ था प्रथम अखिल भारतीय किसान सम्मेलन, आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, प्रथम भारतीय किसान सम्मेलन
का अध्यक्ष किन्हें चुना गया था? स्वामी सहजानंद को चुना गया था, ठीक है। और ये बिहार किसान सभा का इन्होंने गठन भी किया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13 है कि निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा था? निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा था? ए है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, बी है लॉर्ड बेबेल, सी है लॉर्ड लिनलिथगो और डी है लॉर्ड मॉन्टेग्यू। तो याद रखिएगा कि गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कौन कहा था? तो याद रखिएगा लॉर्ड लिनलिथगो कहा था, ठीक है। लॉर्ड लिनलिथगो ने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा था, ठीक है। याद रखिएगा वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो का कार्यकाल भारत में सबसे लंबा था, ठीक है। इसका कार्यकाल भारत में 1936 से 1943 ईस्वी तक रहा था। देखिए इसी के कार्यकाल में भारत छोड़ो आंदोलन भी हुआ था। आप जानते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था और इसी में गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था, ठीक है। हम किसी और वीडियो में भारत छोड़ो आंदोलन पर पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने कि साराबंदी आंदोलन 1928 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? साराबंदी आंदोलन 1928 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? ए है चित्तरंजन दास, बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी है राजेंद्र प्रसाद और डी है लाला लाजपत राय। तो साराबंदी आंदोलन जो कि 1928 में प्रारंभ हुआ था, ये किसके नेतृत्व में हुआ था? तो याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में यह आंदोलन साराबंदी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। और आप जानते हैं कि सरदार की उपाधि इन्हें बारदोली की महिलाओं ने दी थी। देखिए गुजरात के सूरत जिले में स्थित बारदोली 1928 के बाद राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया था। देखिए बारदोली के मेहता बंधु कौन कौन थे? कल्याण जी और कुंवर जी तथा दयाल जी देसाई ने किसानों के समर्थन में 1928 ईस्वी में आंदोलन चलाया, ठीक है। लेकिन देखिए बाद में इसका नेतृत्व सरदार पटेल ने किया और इन्हीं के नेतृत्व में 1928 में कोई कर नहीं इसी को साराबंदी बोलते हैं, ठीक है। कोई कर नहीं इसी को साराबंदी बोला जाता है। कोई कर नहीं आंदोलन चलाया गया। कौन सा आंदोलन? कोई कर नहीं, ठीक है, जिसको हम लोग साराबंदी बोलते हैं। साराबंदी आंदोलन किनके नेतृत्व में चलाया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। और कब? 1928 में, ठीक है। जरूर याद रखिएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और आप जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। इन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? ए है हिंदी, बी है गुजराती, सी है अंग्रेजी और डी है उर्दू। तो हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी गई थी। किस भाषा में? गुजराती भाषा में। याद रखिएगा 1909 में एक समुद्री जहाज के डेक पर उस समय लिखा था इन्होंने हिंद स्वराज को, जब वे लंदन से दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन के लिए वापसी यात्रा कर रहे थे, ठीक है। तो जहाज पर इन्होंने हिंद स्वराज लिखा था। लिखिए जिस पर ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया था, ठीक है, जिस पर ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया था। देखिए इससे बचने के लिए इन्होंने अंग्रेजी में इसका अनुवादित किया था, ठीक है। इससे बचने के लिए इन्होंने इसे अंग्रेजी में अनुवादित किया था। और याद रखिएगा कि जहाजों पर महात्मा गांधी के द्वारा किसकी रचना की गई थी? हिंद स्वराज की, ठीक है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान कैसा है? भारतीय संविधान का नेचर कैसा है? ए है कठोर, बी है लचीला, सी है ना ही कठोर ना ही लचीला और डी है अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। तो भारतीय संविधान कैसा है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर डी होगा, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। भारतीय संविधान की जो नेचर है या भारतीय संविधान की जो प्रकृति है, ये आपका अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। याद रखिएगा इसके कुछ उपबंधों को संसद द्वारा साधारण बहुमत से ही संशोधित किया जा सकता है, जबकि कुछ उपबंधों के संशोधन के लिए आर्टिकल 368 के अधीन 2/3 बहुमत की आवश्यकता भी होती है, ठीक है। तो कुछ को तो साधारण बहुमत से ही संशोधित किया जा सकता है और कुछ के लिए आप जानते हैं कि 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो भारतीय संविधान है यह अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत यानी बुनियादी ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत बुनियादी ढांचा सिद्धांत जिसको बोला जाता है का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया है? ए है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, बी है सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, सी है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य और डी है शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ठीक है। याद रखिएगा कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के बाद
भारत में सुप्रीम कोर्ट द्वारा संशोधन की मूल संरचना, संविधान की मूल संरचना, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा संविधान की मूल संरचना यानी बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, जिसका अनुमोदन मिनर्वा मिल्स 1980 के बाद में किया गया था, ठीक है। तो मिनर्वा मिल्स के द्वारा इसका अनुमोदन किया गया था। जरूर याद रखिएगा कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के बाद में भारत के सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान की मूल संरचना यानी बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था और इसका अनुमोदन मिनर्वा मिल्स 1980 के बाद में किया गया। तो मिनर्वा मिल का अनुमोदन आप जरूर याद रखिएगा, यह भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखते हैं प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। ए है सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, बी है मंत्रियों द्वारा, सी है प्रधानमंत्री के द्वारा और डी है मंत्रिमंडल के द्वारा। तो भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं या तो सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप जानते हैं कि भारत में जो राष्ट्रपति का पद है इसका वर्णन है आर्टिकल 52 में। वैसे हमने भारत के राष्ट्रपति पे पूरा एक लेक्चर इस पे डाला है अपने यूट्यूब चैनल पे। आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, आपको राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल होंगे वो सभी आपको देखने को मिल जाएंगे। देखिए याद रखिएगा कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इसका वर्णन है आर्टिकल 52 में, जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा, ठीक है। तो कार्यपालिका की जो शक्ति है ये राष्ट्रपति में निहित होती है, इसका वर्णन है आर्टिकल 53 में। किसमें है? आर्टिकल 53 में है और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। इसका वर्णन है आर्टिकल 53 के क्लॉज 1 में, ठीक है। आर्टिकल 53 के क्लॉज 1 में वर्णन है कि जो राष्ट्रपति होगा यह संघ की कार्यपालिका शक्ति इसमें निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार या तो स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक रीट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है? निम्न में से कौन एक रीट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है? ए है परमादेश, बी है उत्प्रेषण, सी है प्रतिषेध जिसको इंग्लिश में प्रोहिबिशन कहते हैं, ठीक है, और डी है अधिकार परीक्षा। देखिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रतिषेध, ठीक है। एक रीट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है, उसको क्या बोलते हैं? प्रतिषेध बोलते हैं, ठीक है। देखिए प्रतिषेध या इसी को प्रोहिबिटेशन कहा जाता है। देखिए रीट न्यायालय में कार्यवाही लंबित रहने की दशा में लागू की जाती है जब निचला न्यायालय, कौन सा न्यायालय? निचला न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर किसी विषय पर सुनवाई करता है, ठीक है, जो इसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, फिर भी अगर इस पे ये सुनवाई करता है तो जो इसके ऊपर न्यायालय बैठा हुआ है तो इसके ऊपरी न्यायालय ने प्रतिषेध रीट जारी करता है। ऊपरी न्यायालय प्रतिषेध रीट जारी करके इस मामले को अपने पास मंगा लेता है। यह निचले न्यायालय को एक रीट जारी करता है कि भाई आपके अंदर का ये कार्य नहीं है, आपके अधिकार क्षेत्र के बाहर का ये कार्य है, तो इसलिए आप इस पर सुनवाई ना करें, इसे आप मेरे पास भेज दें, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया का वर्णन है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया का वर्णन है? ए है अनुच्छेद 343, बी है अनुच्छेद 344, सी है अनुच्छेद 345 और डी है अनुच्छेद 346। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, अनुच्छेद 345। याद रखिएगा जो अनुच्छेद 345 है यह राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया का इसमें वर्णन किया गया है। देखिए आर्टिकल 343 में संघ की राजभाषा का वर्णन किया गया है, ठीक है। आर्टिकल 343 काफी इंपॉर्टेंट है और जितने भी आर्टिकल अभी हम आपको बता रहे हैं सभी आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आर्टिकल 343 इसमें संघ की राजभाषा का वर्णन किया गया है और आर्टिकल 343 के क्लॉज 1 में संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी होगी इसका वर्णन है, ठीक है। संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी होगी इसका वर्णन है आर्टिकल 343 के क्लॉज 1 में। देखिए आर्टिकल 351 काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। देखिए इसमें हिंदी भाषा के विकास के बारे में उपबंध किया गया है। हिंदी भाषा के विकास के बारे में वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है? आर्टिकल 351 में किया गया है, ठीक है। देखिए आर्टिकल 350 का क्लॉज क, आर्टिकल 350 का क्लॉज क ये प्रकृति में नीति निर्देशक तत्व के तहत आता है, याद रखिएगा। आर्टिकल 350 के क में वर्णन है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा का वर्णन किया गया है, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का वर्णन किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 350 के क्लॉज क में है, ठीक है। देखिए आर्टिकल 344
आर्टिकल 344 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे जितने भी आर्टिकल हैं सभी इंपॉर्टेंट है। 344 देखिए, इसमें राजभाषा के संबंध में आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है, यानी राजभाषा आयोग का प्रावधान किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 344 में है। हमने आर्टिकल 346। आर्टिकल 346 में दो राज्यों के बीच पत्रादि की राजभाषा का उपबंध किया गया है। ठीक है, दो राज्यों के बीच जो पत्रादि की राजभाषा होगी इसका वर्णन किस में है? आर्टिकल 346 में है। ठीक है, जरूर इस सब आर्टिकल आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने कि भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ हुई? भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ हुई? ए है कलपक्कम, बी है कोटा, सी है तारापुर और डी है नरोड़ा। तो भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो याद रखिएगा तारापुर में हुई थी। कहाँ पे? तारापुर में हुई थी। याद रखिएगा कि तारापुर में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना हुई थी। देखिए, भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, में स्थापित किया गया था। देखिए, तारापुर परमाणु विद्युत गृह के वर्ष 1969 में चालू हो जाने से भारत विश्व के नाभिकीय ऊर्जा मानचित्रों पर आ गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तारापुर में। ठीक है, ये किस राज्य में पड़ता है? आपका महाराष्ट्र में। लिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि इनमें से कौन ग्रेट लेक्स का भाग नहीं है? ए है बियर, सी बी है सुपीरियर, सी है हुरॉन और डी है मिशिगन। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, बियर। बियर जो है ये ग्रेट लेक्स का भाग नहीं है। याद रखिएगा, ग्रेट लेक्स यानी ग्रेट झील, इसको लेक्स को हिंदी में झील बोला जाता है। ग्रेट लेक्स जो है यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर पूर्व में स्थित ताजे पानी की झीलों का एक समूह है। इसमें शामिल झीलें हैं आपके सामने सुपीरियर, मिशिगन, ठीक है, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी और ओंटेरियो। ठीक है, ये सभी जो झील हैं ये ग्रेट लेक्स के भाग हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने कि उच्चावच दिखाने का सबसे सही तरीका क्या है? उच्चावच दिखाने का सबसे सही तरीका इनमें से कौन सा है? ए है समोच्च रेखा, बी है रेखा छादन, सी है पर्वतीय छाया और डी है रंगीन परत। उच्चावच दिखाने का सबसे सही तरीका कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ए होगा, समोच्च रेखा। समोच्च रेखा उच्चावच दिखाने का सबसे सही तरीका है। आप याद रखिएगा कि समुद्र तल से धरातल के समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं समोच्च रेखाएं कहलाती है। समुद्र तल से धरातल के समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं समोच्च रेखाएं कहलाती हैं। देखिए, मानचित्र में उच्चावच प्रदर्शित करने के लिए समोच्च रेखीय विधि सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। ठीक है, तो समुद्र तल से धरातल के समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? जरूर याद रखिएगा, समोच्च रेखाएं कहलाती है। और उच्चावच दिखाने का सबसे सही तरीका कौन सा है? समोच्च रेखा। ठीक है, जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने कि भू स्थिर उपग्रह परिक्रमा करता है किसी भी ऊंचाई पर, बी है निश्चित ऊंचाई पर, सी है ध्रुव के ऊपर ऊंचाई पर, डी है ऊंचाई जो इसके द्रव्यमान पर निर्भर करती है। देखिए, भू स्थिर उपग्रह जो है यह एक निश्चित ऊंचाई पर परिक्रमा करती है। ठीक है, यह एक निश्चित ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करती है। आप याद रखिएगा, एक भू स्थिर यानी भू एस्थेटिक यानी उपग्रह ये समुद्र तल से लगभग 35,786 किलोमीटर, ये जरूर याद रखिएगा, 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। भू स्थिर उपग्रह कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है? तो जरूर याद रखिएगा, 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। देखिए, यह सीधे भूमध्य रेखा के ऊपर होता है। ठीक है, यह सीधे भूमध्य रेखा के ऊपर होता है और उसी दिशा में घूमता है जिस दिशा में पृथ्वी घूमती है। तो पृथ्वी जिस दिशा में घूमती है उसी दिशा में भू स्थिर उपग्रह भी घूमते हैं। और भू स्थिर उपग्रह जो है यह समुद्र तल से 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है और यह भूमध्य रेखा के ऊपर होता है। ठीक है, और यह पृथ्वी जिस दिशा में घूमती है उसी दिशा में घूमती है। और पृथ्वी किस दिशा में घूमती है? आप जरूर याद रखिएगा, पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी किस दिशा में परिक्रमा करती है? पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करती है। इस बात को भी आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 25 है और ये आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है। देखिए, प्रश्न है कि ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैसें निकलती हैं? ए है जलवाष्प, बी है हीलियम, सी है सल्फर डाइऑक्साइड और डी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? तो जरूर याद रखिएगा, जलवाष्प। जलवाष्प जो है ये ज्वालामुखी से सबसे अधिक निकलती है। तो ज्वालामुखी से सबसे अधिक निकलने वाला गैस है आपका जलवाष्प। देखिए, ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली गैसों में जलवाष्प जो है जिसका सूत्र होता है आपका H2O।
ठीक है, जिसका रासायनिक सूत्र आपका H2O होता है, जो आपका जल का होता है वही जलवाष्प का भी होता है। ठीक है, तो ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली गैसों में जलवाष्प की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत, ये जरूर याद रखिएगा, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत माउंट कोटोपैक्सी है। माउंट कोटोपैक्सी यह विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है, देखिए विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी आपका किलायु है। किलायु जो है यह विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है और यह संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है। कहाँ पे? यह संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है आपका किलायु, जो कि विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। और विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी आपका है माउंट कोटोपैक्सी है। ठीक है, याद रखिएगा। और ज्वालामुखी से सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस निकलती हैं? जलवाष्प निकलती हैं, जिसका रासायनिक सूत्र आपका H2O होता है, जो कि जल का होता है। ठीक है, तो चलिए आज के इस सेशन में इतना ही रखते हैं। अगर आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, और याद रखिए, अगर आप इस सेशन का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। हमने अपने इस टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप डायरेक्ट यहाँ से जुड़ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मॉर्निंग सेशन में, तब तक के लिए बाय।